हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज सर्व शिक्षा अभियान, SSA, सर्व शिक्षा अभियान। देखिए, भारतीय संविधान द्वारा भारत में समानता पर आधारित ऐसे समाज की स्थापना की बात कही गई है जिसमें सबको सामाजिक न्याय उपलब्ध हो सके। तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संविधान में अनेक प्रावधान भी किए गए हैं और टाइम टू टाइम हमारे संविधान में रिफॉर्म्स भी किए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी की जाती हैं। इसी तरह की एक अमेंडमेंट दैट इज 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। इस उद्देश्य को, संवैधानिक उद्देश्य को, शिक्षा से संबंधित जो ये संवैधानिक उद्देश्य बनाया गया, संविधान में इसका प्रावधान रखा गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को हमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2001 में ये एक ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नेम्ड एज SSA, सर्व शिक्षा अभियान, ये चलाया गया। 2001 में इसे स्टार्ट कर दिया गया। इस अभियान का, सर्व शिक्षा अभियान का जो मुख्य उद्देश्य था दैट वाज टू प्रोवाइड यूजफुल एंड रेलेवेंट एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 years। और 6 से 14 वर्ष के, ये कहा गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। हमें प्राइमरी एजुकेशन का या एलिमेंट्री एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन करना है, सार्वभौमिकरण करना है। शिक्षा के इस उद्देश्य को संवैधानिक जो ये प्रावधान किया गया है जिसमें कि 6 से 14 वर्ष की आयु को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई है। तो इसके लिए जो ये सर्व शिक्षा अभियान 2001 में ये अभियान शुरू किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इस अभियान के जो मुख्य उद्देश्य हैं, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, व्हाट आर दिस मेजर ऑब्जेक्टिव्स। जैसे सबसे पहले हमने बात कही है कि हमें जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। तो इसके लिए सबसे पहली जो आवश्यकता है, सबसे पहला जो उद्देश्य है जो पूरा करना है, दैट इज ऑल चिल्ड्रन मस्ट बी इन स्कूल बाय 2003। तो सबसे पहला उद्देश्य ये रखा गया कि हम कैसे शिक्षा का सार्वभौमिकरण कर सकते हैं, कैसे सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को स्कूल में ला सकते हैं, स्कूल में एनरोल कर सकते हैं, उन्हें शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो इसके लिए ये निर्धारित किया गया कि वर्ष 2003 तक सभी बच्चों के लिए स्कूल गारंटी, शिक्षा गारंटी केंद्र बनाए जाएं, स्कूल एजुकेशन सेंटर स्थापित किए जाएं, या ऑल्टरनेट्स स्कूल एस्टेब्लिश किए जाएं, या बैक टू स्कूल जो है वो शिविर स्थापित किए जाएं, जिससे कि 2003 तक सभी बच्चों को स्कूल में लाया जा सके, स्कूल में एनरोल किया जा सके। देयर आफ्टर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्व शिक्षा अभियान दिस वाज कि वर्ष 2007 तक सभी बच्चे 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें। ऑल चिल्ड्रन कंप्लीट प्राइमरी एजुकेशन बाय द ईयर 2007। देन ऑल चिल्ड्रन मस्ट कंप्लीट 8 years स्कूल एजुकेशन बाय द ईयर 2010। वो एलिमेंट्री शिक्षा जो है अपनी 2010 तक पूरी सभी बच्चे कर लें, ये उद्देश्य भी रखा गया था सर्व शिक्षा अभियान के तहत। देयर आफ्टर यूनिवर्सल रिटेंशन बाय द ईयर 2010 कि 2010 तक, वर्ष 2010 तक सभी बच्चों को विद्यालय में बनाए रखना है, सभी बच्चों को विद्यालय में एक्सेस प्रोवाइड करनी है। देन ब्रिज ऑल जेंडर एंड सोशल कैटेगरी गैप्स at primary stage by the year 2010 and elementary stage by the year 2010। जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन में जितने भी जेंडर या सोशल कैटेगरी गैप्स बाधक बन रहे हैं,
उन सभी को ब्रिज करना है, मीन्स उन सभी को दूर करना है। जो भी बाधाएं आ रही हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे की वजह से या सोशल कैटेगरी गैप्स की वजह से, जैसे कुछ लोग हमारी सोसाइटी में पुअर हैं, इकोनॉमिकली इतने साउंड नहीं हैं, तो वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, वो उन्हें अपने साथ ही काम काज में लगा के रखते हैं सो दैट कि वो कुछ अर्न कर लें, बच्चे भी उनके साथ अर्निंग में सहायता करें, तो इसलिए वो नहीं भेजते हैं। तो जो भी रीजन रह रहा है, इधर इट इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या कोई सोशल स्टीरियोटाइप है या जेंडर सोशल कैटेगरी गैप किसी भी तरह का है जो बाधा बन रहा है बच्चों की शिक्षा में, उन सभी गैप्स को दूर करना है सो दैट कि सभी बच्चे 2007 तक प्राइमरी एजुकेशन को पूरी कर लें और 2010 तक अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन को पूरी कर लें। देन देयरआफ्टर एसएसए का जो मुख्य उद्देश्य था कि जो इन्होंने मेन जो टारगेट सेट किया था, दैट वाज प्रोवाइडिंग यूजफुल, रेलेवेंट एंड क्वालिटेटिव एजुकेशन, कि बच्चों को स्कूल में एनरोल हमने कर लिया है, जो भी निर्धारित वर्ष इन्होंने इस अभियान के तहत निर्धारित किए गए थे, तो उसके बाद स्कूल में बच्चों को एनरोल कर लेने के बाद उनको ऐसी शिक्षा दी जाए जो बच्चों के लिए यूजफुल हो, रेलेवेंट हो और क्वालिटेटिव हो, उसकी गुणात्मक मूल्य उसमें हो उस शिक्षा में, मीन्स ऐसी शिक्षा देना जो उनके जीवन से संबंधित हो, जो जीवन उपयोगी हो, जो जीवन में उनके लिए लाभ देने वाली हो लाइफ में, जिस शिक्षा को वो बाद में अपने जीवन में सही तरीके से प्रयोग में ला सके। शिक्षा का उद्देश्य ऐसे बच्चों में ऐसे कौशलों को विकसित करना था जिससे कि वो बाद में अपनी जो है लाइवलीहुड को अर्न कर सकें, समाज में अपना समायोजन बनाने में उनकी सहायता कर सकें। So which sort of what type of education should be given according to SSA? That should be education that is useful, education that is relevant, education that is qualitative. Such type of education should be provided. So these were major objectives of सर्व शिक्षा अभियान। Thereafter इन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो मेन कार्यक्रम सुनिश्चित किए गए, जो मुख्य कार्य नीतियां बनाई गई, और वो क्या क्या थी, लेट्स थ्रो लाइट अपॉन देम सो दैट कि सर्व शिक्षा अभियान के जो ये उद्देश्य हमने अभी डिस्कस किए, इन उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकें। सो व्हाट वर द मेन प्रोग्राम्स ऑफ सर्व शिक्षा अभियान टू रियलाइज दीज ऑब्जेक्टिव्स? लेट्स सी। फर्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। अब देखिए, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स मीन्स संस्थागत सुधार। अब संस्थागत सुधार के अंतर्गत क्या होता है कि देखिए, जो भी हमारी नेशनल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है हमारे देश में, वो प्राइमरी एजुकेशन प्रदान करने की जो उनकी क्षमता है उसमें सुधार लाएं। मीन्स वट एवर capacity the national government is having, whatever capacity the state government is having regarding what? To provide education to the students. तो क्या कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी में सुधार करना। तो देखिए, कैपेसिटी में सुधार करने का मतलब यही है कि नेशनल लेवल की और स्टेट लेवल की कैपेसिटीज क्या होती हैं शिक्षा प्रदान करने के लिए, कि व्हाट सॉर्ट ऑफ प्लानिंग, व्हाट सॉर्ट ऑफ एग्जीक्यूशनल, व्हाट सॉर्ट ऑफ इवैल्यूएशन स्ट्रेटेजीज दे हैव मेड। सबसे पहले तो वो प्लान सही तरीके से करें, वो सरकार के बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे प्लान कर लिया गया है कि हमें एटलीस्ट 6 से 14 वर्ष के बच्चों की आयु को, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को जो है वो निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। अब किस तरह से प्रदान करनी है, तो उसके लिए प्लान करना है कि हमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करने हैं। जिन जिन संसाधनों की आवश्यकता है बच्चों को शिक्षित करने के लिए, बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए, क्वालिटेटिव एजुकेशन और यूजफुल एजुकेशन देने के लिए, तो उन सभी रिसोर्सेज को जुटाना है, नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी। सो दिस इज इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कि इंस्टीट्यूशन में गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल लेवल पर और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट लेवल पर शिक्षा प्रदान करने के लिए किस तरह के बेहतर प्रावधान किए जाने चाहिए, सुनिश्चित किए जाने चाहिए, सो दैट किस तरह से संसाधनों को जुटाया जा सके, किस तरह से ऐसा एक साउंड और अच्छा प्लेटफॉर्म बच्चों के सामने रखा जाए, अभिभावकों के सामने रखा जाए, जिससे कि अभिभावक प्रेरित हों अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए और जिससे कि बच्चे भी अट्रैक्टेड रहें स्कूल की तरफ, सो दैट वो स्वयं को शिक्षित कर सकें। सो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म।
को अपनाया गया। देयर आफ्टर सस्टेनेबल फाइनेंसिंग। सस्टेनेबल फाइनेंसिंग इज निरंतर वित्तीय पोषण। देखिए, कोई भी कार्य हमें करना हो तो बिना बजट के, हम बिना वित्तीय सहायता के हम किसी भी कार्य को संभव नहीं बना सकते हैं, वो कार्य सफल सिद्ध नहीं हो सकता है। तो हमें बजट की जरूरत होती है, हमें वित्तीय सहायता की जरूरत होती है हर कार्य को करने के लिए। तो इसके लिए भी नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट्स जो है अकॉर्डिंगली उनके बीच में सहभागिता बनी होती है, वो अकॉर्डिंगली बजट को सैंक्शन करते हैं, सो दैट इंस्टीट्यूशंस में जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज होते हैं शिक्षा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए, उन रिसोर्सेज में ह्यूमन रिसोर्स भी आ सकते हैं। जैसे हमने पहले का भी पढ़ा है स्कूल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के तहत, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के तहत, कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से जुड़े हुए जितने भी इंस्टीट्यूशन में रिसोर्सेज होते हैं वो मानवीय संसाधन भी होते हैं, उनमें भौतिक संसाधन भी आते हैं, उनमें आइडियाज, प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशंस, ये सभी भी आते हैं। तो इन सभी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज को जुटाने के लिए हमें वित्तीय सहायता की भी आवश्यकता होती है। तो अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट इज सैंक्शनिंग द बजट, गिविंग द बजट, एलोकेटिंग द बजट टू द स्टेट आगे इसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन करती है, सो दैट कि सभी संसाधनों को जुटाया जा सके और बच्चों को शिक्षित किया जा सके, बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा सके। Thereafter, next strategy, or we can say program, that is being undertaken to realize the objective of सर्व शिक्षा अभियान, वो है सामुदायिक स्वामित्व, that is community ownership। देखिए, मानवीय संसाधनों की हमने अभी बात की थी कि हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें विभिन्न संसाधनों को जुटाना आवश्यक होता है, तो उसमें से मानवीय संसाधन भी एक संसाधन है। तो मानवीय संसाधनों के अंतर्गत जो समुदाय है हमारा, समुदाय भी एक संसाधन के रूप में हम समुदाय का प्रयोग कर सकते हैं। तो सामुदायिक स्वामित्व की भी हमको स्थापना करनी है। मीन्स अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हमें समुदाय के साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखना है, समुदाय की हेल्प भी लेनी है, समुदाय को भी हमने हेल्प देनी है। जितने भी हमारे कम्युनिटी में अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और फिजिकल रिसोर्स, उन सभी रिसोर्सेज का हम टाइम टू टाइम, समय आने पर, एज पर द सिचुएशन, एज पर द नीड यूज कर सकते हैं, सो दैट कि हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ा सकें, इसको इफेक्टिव बना सकें और इसकी यूनिवर्सलाइजेशन को जो है संभव बना सकें, शिक्षा के सार्वभौमिकरण को संभव बना सके। तो उसमें हम कम्युनिटी की सहायता को भी इंश्योर करते हैं। देन संस्थागत क्षमता निर्माण। संस्थागत क्षमता निर्माण इज द इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग। इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग के अंतर्गत इस अभियान के द्वारा, एसएसए के द्वारा क्या है, नीपा क्या है, NIEPA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, देन NCERT, देन स्टेट लेवल पे आप देखेंगे SCERT, स्टेट लेवल एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल लेवल पे एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या NCTE है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो जितनी भी नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे जितनी भी एजुकेशन से संबंधित ये संस्थाएं हैं, उनके लिए क्षमता निर्माण की अहम भूमिका की बात कही गई है कि जो भी हमने क्षमता का निर्माण करना है, इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी को बिल्ड करना है, सो दीज ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू प्ले देयर मेन और मेजर रोल, दे हैव टू प्ले देयर ग्रेट रोल। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए नेशनल लेवल पे एक कैस्केड मॉडल बनाया गया है। कैस्केड मॉडल क्या होता है, जैसे हम देखते हैं हायरार्कियल सिस्टम होता है किसी भी फील्ड में, तो एजुकेशन की फील्ड में भी कैस्केड मॉडल तैयार किया गया है, जिसमें कि पहले देखिए, जैसे हमने कहा था कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में भी हमने देखा था कि नेशनल लेवल पे पहले प्लानिंग की जाती है, कि जैसे संविधान में एक ये प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को हमको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी है, अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है, इसके लिए क्या किया जाए। तो नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्लानिंग कर रही है, उसके बाद स्ट्रेटेजीज प्लान कर रही है कि किस तरह से हम इस उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। तो नेशनल लेवल पे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं एजुकेशन से संबंधित, जैसे नीपा हुआ, NCERT हुआ, फिर स्टेट लेवल पे जो है CERT है, तो ये किस तरह से अपनी भूमिका निभा सकती हैं, उसके लिए सबसे पहले नेशनल लेवल पे जो है वो मीटिंग्स होती हैं, नेशनल लेवल पे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, प्लानिंग की जाती है शैक्षिक कार्यक्रम और टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम्स से संबंधित,
तो वो प्लानिंग के सभी शिक्षा से संबंधित जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो वहां पर डिस्कस किए जाते हैं। फिर इम्प्लीमेंटेशन प्लान किया जाता है, फिर इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजीज के बारे में डिस्कशन होती है, फिर फीडबैक लेनी है, इवैल्यूएशन लेनी इवैल्यूएशन सिस्टम को भी डिस्कस किया जाता है। उसके बाद जो भी रिजल्ट सामने आते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अकॉर्डिंगली फिर जो भी रिफॉर्म्स हमें आगे के लिए लाने होते हैं एज पर आर ऑब्जेक्टिव, अगर कोई ऑब्जेक्टिव्स रियलाइज नहीं हुए हैं अभी, जिन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई है, अब उनकी पूर्ति के लिए, सही तरीके से पूर्ति के लिए या मैक्सिमम रियलाइजेशन के लिए आगे के लिए हम कौन सी और स्ट्रेटेजीज प्लान कर सकते हैं, क्या सुधार, किस तरह से सुधार ला सकते हैं। तो ये सारा कार्य जो है इन संस्थाओं के द्वारा ही प्लान किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन के दिशा निर्देश दिए जाते हैं। तो इन सभी नेशनल लेवल और स्टेट लेवल की संस्थाओं के पार्ट पर इनकी अहम भूमिका की बात भी एसएससी के द्वारा सुनिश्चित की गई है, दैट दे विल प्लान, दे विल मेक द executional strategies, implementation strategies, and those will be implemented in all the states. फिर बाद में ब्लॉक लेवल पे कार्य को देखता है, आगे ये सारा काम प्रसारित करता है। स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद ब्लॉक लेवल पे आगे ये प्रचार प्रसार किया जाता है इन पॉलिसीज का, इन कार्यक्रम का, और फिर रूट लेवल तक, विलेज लेवल तक जो है जो भी प्लानिंग नेशनल लेवल की होती है वो रूट लेवल तक हमारी पहुंच जाती है। इस तरह से पूरे राष्ट्र में एक जैसा जो हमारा शैक्षिक प्रणाली है वो क्रियान्वित की जाती है। देयर आफ्टर गर्ल्स एजुकेशन, अब बालिका शिक्षा पर भी सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा केंद्रीकरण रहता है, क्योंकि गर्ल्स को जो है वो डिप्राइव्ड सेक्शन माना जाता है सोसाइटी का। जैसे हमने बात कही कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत जेंडर गैप्स हैं और बहुत सोशल कैटेगरी गैप्स हैं, तो उसकी वजह से जो गर्ल्स हैं उन्हें आगे आने का मौका नहीं मिलता है। पेरेंट्स आर नॉट इवन अवेयर और एजुकेटेड कि वो अपने गर्ल्स को स्कूल भेजें, उनको शिक्षित करें। तो लड़कियों को, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की शिक्षा, गर्ल्स की एजुकेशन पर जो है इस अभियान का महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। देयर आफ्टर विशिष्ट समूहों पर ध्यान केंद्रित करना, पेइंग स्पेशल अटेंशन ऑन स्पेशलाइज्ड और डिप्राइव्ड ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी। तो उसमें से देखो कौन वंचित वर्ग है हमारे समाज के, या विशिष्ट वर्ग कौन से हैं, विशिष्ट समूह कौन से हैं जो वंचित हैं। उसमें जितनी हमारी ये शेड्यूल कास्ट्स हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, या जो माइनॉरिटीज से बिलोंग करते हैं, या अन्य वंचित वर्ग के बच्चों की, इनकी शैक्षिक सहभागिता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ऐसा इस सर्व शिक्षा अभियान के तहत उद्देश्य रखा गया है और ऐसे प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो जितने भी ये डिप्राइव्ड सेक्शन है हमारे सोसाइटी के किसी भी आधार पर, तो इनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बहुत इंसेंटिव्स भी दिए जा रहे हैं, इनके लिए स्कॉलरशिप्स की भी व्यवस्था की गई है, इनके लिए हॉस्टल सुविधा भी प्रदान की गई है जो घर से दूर हायर एजुकेशन के लिए भी जाते हैं। अकॉर्डिंगली इनको निःशुल्क शिक्षा का तो ऑलरेडी हमने कहा कि वो प्रावधान किया ही गया है। तो मोरओवर गर्ल्स एजुकेशन के लिए, और मोरओवर जो ये हमारे अनुसूचित जाति जनजाति से संबंध रखने वाले जितने भी बच्चे हैं, तो अकॉर्डिंगली इन्हीं की कैटेगरी के टीचर्स को, वुमेन टीचर्स को स्पेशली अपॉइंट करने की भी व्यवस्था की गई है, सो दैट इन्हें एक कंफर्टेबल जोन मिले, एक सुविधाजनक परिवेश ये प्राप्त कर सके जहां पर ये जाने से हिचकिचाए नहीं और स्वयं को स्कूल में एनरोल कर सकें और स्वयं को स्कूल में बनाए रखें, इस तरह से स्वयं को शिक्षित कर लें। देन परियोजना पूर्व चरण, दैट इज प्री प्रोजेक्ट फेज। प्री प्रोजेक्ट फेज जैसे हमने अभी कहा कि नेशनल लेवल पे पहले प्लानिंग की जाती है, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजीज तैयार की जाती हैं, इवैल्यूएशन, हाउ टू इवैल्यूएट द सिस्टम, ओवरऑल एजुकेशनल सिस्टम, ये प्लानिंग की जाती है, फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है अलग अलग स्टेट्स में, स्टेट के द्वारा फिर आगे डिस्ट्रिक्ट्स में, ब्लॉक्स में, रूट लेवल तक, विलेज लेवल तक ये इम्प्लीमेंट किया जाता है, फिर फीडबैक ली जाती है। तो इसके लिए पहले क्या किया जाता है, हमको कैसे काम करना है, प्री प्रोजेक्ट फेज किया जाती है, प्लानिंग फेज होता है। तो प्लानिंग फेज में यही देखा जाता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ आवर नेशन,
इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन व्हाट इज इट्स नीड, कितने बच्चे एनरोल हैं, कितने एनरोल नहीं हैं, सभी बच्चों को स्कूल में एक्सेस, सभी बच्चों का एक्सेस हमको बनाना है, स्कूल में सभी बच्चों को स्कूल में पहुंचाना है, इसके लिए कौन सी स्ट्रेटेजीज हमको अपनानी है, कौन कौन से प्रोग्राम्स हमको इम्प्लीमेंट करने हैं, किस तरह से हमको पेरेंट्स को मोटिवेट करना है, मोर ओवर किस तरह की शिक्षा व्यवस्था हमको ऑर्गेनाइज करनी है, किस तरह की एजुकेशन हमको स्कूल में प्रोवाइड करनी है सो दैट बच्चे स्कूल में आए, बने रहें, और किस तरह से बच्चों को इवेलुएट किया जाए, किस तरह से इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए जाएं, किस तरह से टीचर्स की कैपेसिटी को बिल्ड किया जाए, किस तरह से बच्चों को मोटिवेट किया जाए। सो ऑल दिस इज, जो भी कार्य किए जा रहे हैं उसको क्रिटिकली एनालाइज किया जाता है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स, दोनों एस्पेक्ट्स पर प्रकाश डाला जाता है, देखा जाता है, क्रिटिकली एनालाइज किया जाता है। अकॉर्डिंगली फिर उसके बिहाफ पर फिर जो है इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजीज तैयार की जाती हैं, और फिर वो आगे स्टेट्स में उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए वो प्रपोजल जो है वो उसको अप्रूव कर दिया जाता है। सो दिस इज प्री प्रोजेक्ट फेज, बिना प्लानिंग के, क्योंकि हमने पहले भी देखा है, पहले भी हमने ये स्कूल प्लानिंग की जहां तक बात की थी, तो वो किसी भी कार्य को करने की बात हो तो उसके लिए पहले प्लानिंग, साउंड प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। देन क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्ता पर बल। देखिए ये सर्व शिक्षा अभियान, इसमें पाठ्यक्रम में सुधार लाकर जितने भी बाल केंद्रित विधियां हैं, चाइल्ड सेंटर्ड जितने भी मेथड्स हैं, स्ट्रेटेजीज हैं, अप्रोचेज हैं, उन्हें अपनाकर प्राइमरी एजुकेशन तक की शिक्षा को हमें बहुत यूजफुल बनाना है, इस पर जोर दिया गया है। देन रोल ऑफ टीचर्स, सर्व शिक्षा अभियान टीचर्स की जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसे एक्सेप्ट करता है, और उसे एक्सेप्ट करते हुए इस बात पर जोर देता है कि टीचर्स की डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी भी आवश्यकताएं हैं उन पर ध्यान दिया जाए। तो टीचर्स की डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या आवश्यकताएं होती हैं कि टीचर्स की कैपेसिटी को बिल्ड करना है, उन्हें नो डाउट वो ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं ड्यूरिंग प्री सर्विस फेज ऑफ देयर टीचिंग, लेकिन इन सर्विस टीचिंग फेज में भी उन्हें ट्रेन करते रहना है, उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करते रहना है, सो दैट कि वो अपने आप को अपडेट रख सकें with reference to the content, with reference to the teaching methodologies, teaching strategies, with teaching learning aids and many more। तो इस तरह से उनको अपडेट रखने के लिए टीचर्स को की कैपेसिटी को बिल्ड करना ये भी एक बहुत आवश्यक क्षेत्र है जिस पर की ध्यान दिए जाने की जरूरत है, और जिस पर की एसएसए कार्य भी कर रहा है। देन डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन प्लान्स, जिला प्रारंभिक शिक्षा योजनाएं। इस अभियान की कार्य संरचना के अनुसार प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक जिला प्रारंभिक शिक्षा योजना तैयार की जाती है, जो कि संकेंद्रित और समग्र दृष्टिकोण से युक्त प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में जो है किए गए सभी निवेशों का, जो निवेश किए गए हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स की गई हैं, उनको दर्शाता है। मीन्स वट एवर हैज बीन सैंक्शनड या वट एवर स्ट्रेटेजी हैज बीन मेड फॉर द डिस्ट्रिक्ट्स, तो वो स्ट्रेटेजीज किस किस तरह से इम्प्लीमेंट की जा रही हैं, वो सारा ब्यौरा जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो भी तैयार किया जाता है, सो दैट स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमने पहले ये कहा है कि कैस्केड मॉडल बना होता है इसका हायरार्कियल सिस्टम को बनाए रखने के लिए, तो उसमें जिला प्रारंभिक शिक्षा योजनाएं भी कंसीडर की जाती हैं कि जिला स्तर पर जितनी भी प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड प्लान्स हैं, उन प्लान्स को किस तरह से एग्जीक्यूट किया जा रहा है और उसमें कितनी सफलता प्राप्त हो रही है। अगर कहीं रिफॉर्म्स की आवश्यकता है तो किस तरह से उसमें रिफॉर्म्स लाए जाने की संभावना रहती है। देयरआफ्टर एसएसए जो है वो 2 फेज में एसएसए को रखा गया है। सर्व शिक्षा अभियान फेज 1 और इसके फेज 2 को, एसएसए फेज 2 को आरएमएसए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का नाम दिया गया है। तो फेज 1 में तो जैसे हमने अभी देखा कि सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, उन्हें उपयुक्त सुविधाएं प्रदान करना, स्कूल में सभी संसाधनों को जुटाकर, सभी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज को जुटा करके, सो दैट कि बच्चे की स्कूल में एक्सेस बनाई जा सके, उनकी पहुंच बनाई जा सके और उन्हें स्कूल में रिटेन करके रखा जा सके, रिटेंशन इंश्योर की जा सके और
ऐसी शिक्षा उन्हें प्रदान करना जो कि उनके लिए यूजफुल हो, रेलेवेंट हो, उनके कौशलों का विकास करने वाली हो, जिससे कि वो लेटर ऑन लाइफ में जब वो स्कूल से बाहर आते हैं अपनी शिक्षा पूरी करके, तो वो अपनी आजीविका को कमाने के काबिल बन सकें। ऐसी शिक्षा का प्रावधान सभी बच्चों को स्कूल में एंश्योर करके इस तरह की शिक्षा बच्चों को दी जाए, तो ये एसएसए फेज 1 के लक्ष्य थे। देर आफ्टर अब 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को स्कूल में एंश्योर करना, ये लक्ष्य रखा गया था। जैसे हमने देखा 2010 तक सभी बच्चों को स्कूल में एंश्योर करना है, लेकिन ये उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। और फिर ये भी एक उद्देश्य था एसएसए का फेज 1 में कि सभी बच्चों को हमने स्कूल में बनाए रखना है। मोरओवर आगे की फर्दर एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए भी उन्हें अभिप्रेरित करना है, उसके लिए उन्हें लाभ भी प्रदान करने हैं, इंसेंटिव्स भी प्रदान करने हैं, जैसे हॉस्टल व्यवस्था अगर घर से दूर जाना पड़े, और फ्री ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उनको देनी है। लेकिन ये उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मोरओवर जो 14 वर्ष की आयु के से 14 वर्ष से 18 वर्ष तक की जो आयु के बच्चे हैं, उन्हें भी स्कूल में अब ये एज जो है वो बढ़ाई गई है, एज लिमिट। अब 14 से अभी एसएसए के फेज 1 में 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, लेकिन फेज 2 में एसएसए के फेज 2 में 14 से 18 वर्ष तक की शिक्षा को भी इसमें जो है ऐड किया गया। तो आरएमएसए फेज 2 की आवश्यकता क्यों महसूस की गई? जैसे हमने कहा कि क्योंकि 100% बच्चों का एनरोलमेंट जो है स्कूल में एसएसए फेज 1 के तहत नहीं हो पाया था। तो क्यों नहीं हो पाया था? उनके क्या कारण रहे? उनकी क्या समस्याएं रही? उनको दूर करके और उन्हें अनिवार्य रूप से स्कूल में फिर हमने एनरोल करना है और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तक पढ़ने के लिए उनको मोटिवेट करना है, हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए भी उनको मोटिवेट करना है। इसके लिए आरएमएसए फेज 2 की स्थापना की गई। एसएसए का नाम ही बदलकर आरएमएसए रखा गया। 14 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को स्कूल में रिटेन करने के लिए, एनरोल करने के लिए और उन्हें हायर एजुकेशन के लिए मोटिवेट करने के लिए। देन ये पाया गया कि कुछ विद्यार्थी जो है, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो अपनी जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसे पूरा किए बिना ही स्कूल छोड़ देते हैं। उन्हें हायर एजुकेशन या हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी एजुकेशन तक जो है स्कूल में वो नहीं आ सकते हैं, अपने आप को स्कूल में नहीं बनाए रख सकते हैं, कोई भी समस्याएं हो सकती हैं उनकी। तो उनकी समस्याओं को दूर करके उन्हें फ्री एजुकेशन, फ्री टेक्स्ट बुक्स और मिड डे मील आदि की सुविधा प्रदान करके, अगर गांव से जो है उनकी रहने की जगह से स्कूल अगर दूर है तो उन्हें ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध करवा करके स्कूल में हमको सुनिश्चित करना है, उनकी एक्सेस को संभव बनाना है। तो इसमें स्पेशली जितने भी पिछड़ी हुई जाति से संबंध रखने वाले बच्चे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा अभिप्रेरित करना है। उनके बच्चों को अगर वो अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं तो उन्हें स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना है। तो ऐसी व्यवस्था गवर्नमेंट के द्वारा की गई है जिससे कि उन्हें प्रोत्साहन मिलता रहे और वो स्वयं को स्कूल में रिटेन करते रहे। देयर आफ्टर आरएमएसए फेज 2 को क्यों एस्टेब्लिश किया गया, उसके तहत क्या एक्शंस लिए गए, उसमें फिर अपॉइंटमेंट ऑफ एबल टीचर्स। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है एसएसए फेज 1 के तहत, हमने देखा 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए, और फिर आरएमएसए फेज 2 के अंतर्गत हमने देखा 14 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया। तो शिक्षा कैसे देनी है? जो कि गुणवत्ता परक हो, जो यूजफुल हो, जो रेलेवेंट हो। तो ऐसी शिक्षा प्रदान करने के लिए ऑब्वियसली पहले टीचर्स को ट्रेन करना बहुत जरूरी होता है। तो टीचर्स को प्री सर्विस जो है टीचर्स ने पहले ट्रेनिंग फेज में टीचर ने ट्रेनिंग ली होती है, उसके बाद इन सर्विस लेवल पर भी टीचर्स को ट्रेन किया जाए, उनकी कैपेसिटी को बिल्ड किया जाए अकॉर्डिंगली। ऐसे योग्य अध्यापकों की जिन्होंने की मिनिमम क्वालिफिकेशन पूरी की हो, ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति की जाए और नियुक्ति करने के बाद भी उनकी इन सर्विस ट्रेनिंग को एंश्योर किया जाता रहे, सो दैट कि वो क्वालिटेटिव एजुकेशन बच्चों को प्रदान करते रहें।
देयर आफ्टर ओपन स्कूल्स को एस्टेब्लिश करना, ये भी एक उद्देश्य रखा गया, ये भी एक प्रोग्राम रखा गया। ऐसा देखा गया कि बहुत से प्रयासों के बावजूद भी सभी बच्चे स्कूल में अपने आप को रिटेन करके नहीं रख पा रहे हैं। वो स्कूल में ही बीच में ही स्कूल को छोड़ दे रहे हैं या आगे की एजुकेशन कंटिन्यू अपनी नहीं कर पा रहे हैं। किसी भी कारणवश अगर ऐसा हो रहा है कि बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं या हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए स्कूल में नहीं आ रहे हैं, तो उनके लिए ओपन स्कूल्स की व्यवस्था की गई है। ये प्रावधान रखा गया है कि ओपन स्कूल्स एस्टेब्लिश किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो ऐसे स्कूल्स खोलकर जो है ऐसे बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित किया जाए। thereafter स्कूल्स में जितने भी हमारे स्कूल में आने वाले बच्चे हैं, उन्हें हर तरह की सहायता प्रदान की जाए। जैसे उनके लिए उचित, हमने कहा कि पहले इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग होनी चाहिए अप्रोप्रिएट, फिर अप्रोप्रिएट क्लासरूम्स होने चाहिए, फिर लैब्स, लाइब्रेरीज, प्लेग्राउंड, इन सब की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए, सो दैट वो बच्चे स्कूल की तरफ अट्रैक्टेड रहें, वो उनका स्कूल की तरफ आकर्षण बना रहे। और टीचर्स जो हैं, टीचर्स को भी बच्चों की साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए उन्हें शिक्षा प्रदान करनी है। ऐसे दिशा निर्देश दिए गए हैं सो दैट कि कोई भी बच्चा तनाव में ना आए, कोई भी बच्चा स्ट्रेस फील ना करके स्कूल को छोड़ ना दे। तो इस तरह से इस पूरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को क्वालिटेटिव बनाने का प्रयास किया गया है। फिर टीचर्स के लिए जैसे हमने पहले भी कहा है कि एनुअली इन सर्विस लेवल में भी, इन सर्विस स्टेज में भी उनको प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक, ये सुनिश्चित किया गया है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उन्हें इन सर्विस लेवल पर भी, फेज पर भी ट्रेनिंग दी जाती रहे, सो दैट वो अपने आप को अपडेट रखते रहें विद रेफरेंस टू कंटेंट, टीचिंग मेथड्स, टीचिंग लर्निंग एड्स एटसेट्रा। देन सस्टेनेबल फाइनेंसिंग, इसकी तो बहुत आवश्यकता है कि जो भी इंस्टीट्यूशन में जितने भी संसाधनों की आवश्यकता महसूस की जाती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सही तरीके से बनाए रखने के लिए, कंडक्ट करने के लिए, तो ये निरंतर वित्तीय पोषण की भी ये वित्तीय पोषण जो है प्रदान किया जा रहा है। सो टू कंक्लूड व्हाट कैन वी से कि सर्व शिक्षा अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरे राष्ट्र में जो है, पूरे नेशन में एक ही योजना बनाई गई है जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समानता बनी रहे, इक्वालिटी को इंश्योर किया जा सके। सो पूरे देश में एक समान शिक्षा के समान अवसर और सुविधाएं प्राप्त हों, देश का प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो और अपनी प्रतिभा, शक्ति और योग्यता से राष्ट्र का निर्माण कर सके, उसके विकास में पूरा योगदान दे सके। इसलिए देश में सर्व शिक्षा अभियान चलाकर सभी नागरिकों को समान शिक्षा के अवसर देकर प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में उनके अधिकार और उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जा सके। So this is all about SSA. So please go through this topic. This is very practical. This is very important. As teacher, one must have the knowledge of this SSA. So this is all about this topic. Thank you and have a nice day.